नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो चंद्रगुप्त प्रथम के उपलब्धियों के बारे में। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर से हो, कोई भी आपका ऑनर्स पेपर है, आपको अगर प्रश्न ये पूछा जाता है तो आप जो है यहाँ से आसान शब्दों में पढ़ सकते हो। आप केवल एक बार ही सुन लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। आपको पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम की क्या उपलब्धियां रही थी। तो सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने लगभग 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के जो है वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके पिताजी जो एक सामंत थे, इसीलिए जो है उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इसके अलावा उनके शासनकाल में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में भी अत्यधिक प्रगति हुआ, जिसके कारण इनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है, इसके शासनकाल के दौरान जो है केवल साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, बल्कि जो है इनके शासनकाल के दौरान कला हो, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति हुआ, जिसके कारण ही इनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को। अब हम लोगों को पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां बताइए, इसलिए हमने जो अगला हेडिंग डाला है वो है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। यहाँ पर जो इन है इसको काट देना है, मिस प्रिंट हो गया है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक था और उसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने मगध पर जो है अधिकार करके अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में कई उपलब्धियां हासिल की, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो उपलब्धियां इनकी है वो है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान भारत में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला के क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुआ, चाहे संस्कृति हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, इन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति हुआ, जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट बनाना है वो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया था। राजा लोग विवाह क्यों करता था राजकुमारियों से? इसलिए करता था ताकि दहेज में उनको जो है एक बड़ा क्षेत्र मिल जाए और उस राजा से भी जो है युद्ध की खतरा ना हो। तो दो कारणों से ये लोग जो है राजकुमारियों से विवाह करता था या अपने पुत्री का जो है राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, ताकि उन राज्यों से इन पर आक्रमण ना हो और उनसे जो है सैनिक सहायता प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दहेज के रूप में जो है कुछ क्षेत्र मिल जाए, इसलिए जो है राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। वही है इसमें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया था। इस विवाह ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। जब लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया तो इनकी जो पहले शक्ति थी वह शक्ति और अधिक बढ़ गई। यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण विवाह था, क्योंकि चंद्रगुप्त को वैशाली का क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। जैसे कि हमने आपको बताया है कि राजा लोग इसलिए वैवाहिक समाज स्थापित करता था ताकि उनको दहेज में जो है एक बड़ा सा क्षेत्र मिल जाए। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम को जो है दहेज के रूप में वैशाली का क्षेत्र मिलता है। वैशाली जो था वो लिच्छवियों का एक शक्तिशाली गणराज्य था, जो प्राचीन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मिलने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार पहले की तुलना में बहुत अधिक हो गई। इसलिए अधिक हो गई क्योंकि जब इनको लिच्छवी क्षेत्र मिल गया तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो
उस राज्य से अब इनको कोई भय नहीं था कि आक्रमण करेगा। दूसरी बात, जब उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो जब सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो उस दौरान जो है अपने वैवाहिक संबंध जिससे स्थापित किया है उन राज्य से सैनिक सहायता भी ले लेता था। तो इनसे काफी लाभ हुआ, जिसके कारण जो है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पहले की तुलना में अधिक कर पाई। तीसरा पॉइंट बनाना है प्रशासनिक सुधार। चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए और केंद्रीय प्रशासन को भी मजबूत किया। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को संगठित किया और एक मजबूत सेना बनाई। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी राजा है वह तभी शक्तिशाली होगा जब उनके पास सैन्य शक्ति अधिक होगी। अगर सैन्य शक्ति अधिक नहीं होगी तो कोई भी राजा इसके राज्य पर आक्रमण करके इनके राज्य को जीत लेगा। लेकिन अगर इनके पास एक सैन्य शक्ति होगी, मजबूत सैन्य शक्ति होगी, तो ये किसी और राजा पर अटैक करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेगा और इस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार होते चला जाएगा। तो इसीलिए जो है सभी शासक अपने सैन्य शक्ति को मजबूत रखना चाहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम की सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे, जिसमें पैदल सैनिक, घोड़सवार सैनिक, हाथी और रथ सैनिक शामिल थे। चंद्रगुप्त प्रथम की सेना में कितने सैनिक थे? तो लगभग माना जाता है 60,000 सैनिक थे, जिसमें से पैदल सैनिक थे जो पैदल जो है हथियार लेकर चलते थे और उनसे जो है विद्रोहियों पर अटैक कर देते थे। इन सुधारों के कारण गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य बन पाया। चौथा आपको पॉइंट बनाना है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है वो चाहे किसी भी धर्म का राजा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और राजा हो, किसी भी धर्मों को लेकर जो है कट्टर ना हो, किसी भी धर्मों के खिलाफ ऐसा ना कर दे कि उस धर्म के लोगों को जीना ही हराम कर दे। तो धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। जो धार्मिक कट्टर है उसको हम धार्मिक सहिष्णुता नहीं मानेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों का सम्मान किया और अपने शासन काल में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसे शासक थे जो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इसका मतलब है इन्होंने अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी सम्मान महत्व दिया और वहां पर जो है सभी धर्मों को अपने अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता दिया, ताकि जो है वह अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, मना सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं है। उनके शासन काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के दौरान जो हिंदू धर्म थे उनको तो संरक्षण मिलता ही मिलता था, लेकिन इसके अलावा जो बौद्ध धर्म थे, जो जैन धर्म थे, उनको भी संरक्षण मिला। संरक्षण का मतलब है यहाँ पर जो गुरु होते थे बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के, उनको दरबार में आने की छूट थी। उनको जो है राजा कुछ दान भी देते थे ताकि अपनी संस्था को चला सके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के गुरु। पांचवा पॉइंट आपको बनाना है कला और संस्कृति का विकास। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में कला और संस्कृति का भी विकास अत्यधिक मात्रा में हुआ। इस दौरान कई मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, जैसे कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं चंद्रगुप्त प्रथम के समय की ही मानी जाती है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां बनाई गई है। इसके अलावा इस काल में संस्कृत और साहित्य का भी अत्यधिक मात्रा में विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो कालिदास थे, कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार उभरे। इस प्रकार से गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्रों में भी अत्यधिक उन्नति हुआ, जिसके कारण ही गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस समय जो है एक से बढ़कर एक मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, जिसमें से उदयगिरी के जो गुफाएं हैं उस गुफाओं में एक से बढ़कर एक मूर्तियां या मंदिर देखने को मिलता है। और 6 पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन का मतलब है इस समय जो है गोल्डन सिक्का बनाया गया। इसका कारण क्या था? तो जो स्वर्ण सिक्का होता था आसानी से विदेशों में उससे व्यापार किया जा सकता था, इसीलिए जो है इस समय स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन देखा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। इस सिक्कों पर उनकी चित्र अंकित होती थी, जैसे कि कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र अंकित था।
चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपने शासनकाल के दौरान स्वर्ण सिक्के को जो है जारी करवाया था और इस सिक्के में उनके चित्र अंकित थी। किनका किनका चित्र इसमें अंकित किया गया था? तो एक तो इन्होंने जब कुमार देवी से विवाह किया तो यहाँ पर कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों का जो है चित्र सिक्कों पर अंकित करवाया गया था। और कहीं ना कहीं उस सिक्के पर जो चित्र अंकित करवाया गया था कुमार देवी का और एक तरफ जो है चंद्रगुप्त का, इन दोनों का प्यार का कहीं ना कहीं संकेत दिखाई देता है, विवाह का संकेत दिखाई देता है, जिन पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र अंकित करवाया था। स्वर्ण सिक्के ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत की और व्यापार को बढ़ावा दिया। जब चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्के को जारी किया तो इनका जो है व्यापार कहाँ होने लगा? विदेशों से होने लगा। जब व्यापार विदेशों से होने लगा तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि जब तक आपका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तब तक आप एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हो। और अगर एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना हो जाए लेकिन अगर आपका जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो वह साम्राज्य धीरे धीरे टूट जाएगा। तो जब इन्होंने विदेशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, ऐसी स्थिति में इनकी जो आर्थिक स्थिति थी पहले से अधिक मजबूत हुआ। और अंतिम में आपको बनाना है निष्कर्ष। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का पहला महान शासक था जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने जो है एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया और भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से आपको अंतिम में निष्कर्ष कम से कम 40 से 50 शब्दों में जरूर लिखने हैं। जिस प्रकार से हमने आपको फॉर्मेटिंग बताया है, आप अगर इस प्रकार से आंसर लिखते हो तो आप मेरा यकीन मानो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अगर हमसे सभी प्रश्न को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जाकर आप कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस प्रश्न पर लाया जाए। धन्यवाद।